हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेस्ट रूम। मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ जानने और सीखने वाले हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपनी जर्नी एक एवरेज स्टूडेंट की तरह स्टार्ट करी और उन्होंने ना ही किसी ऑनलाइन कोचिंग में फीस भरे और ना ही किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाई की, बल्कि उन्होंने अपने दम पे 2024 में हुए फार्मेसी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जीपेट और नाइपर जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत बढ़िया रैंक लाया और आज वे अपनी पढ़ाई नाइपर अहमदाबाद से कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉस, आपने जीपेट और नाइपर दोनों क्वालिफाई किया है इसके लिए। थैंक यू। तो जैसा कि हम लोग जानना चाहें कि आपने जो अपनी जर्नी जो है बी फार्म की, वो कैसे कहाँ से शुरुआत की? आपका कोई पीछे कोई इंस्पिरेशन रहा क्या बी फार्म करने के लिए? मेरा कोई इंस्पिरेशन ऐसे था नहीं, बट मैं बस नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो नीट में हुआ नहीं तो बी फार्म में आ गया मैं। आपको कब ऐसा लगा कि आपको जीपेट के लिए जाना चाहिए, तो फिर आपको शुरुआत से ही था एम कि जीपेट करना है? अब ऐसा शुरुआत से था नहीं, बट फोर्थ ईयर में आने के बाद सोचा कि हायर स्टडी के लिए जाना चाहिए, तो इसलिए जीपेट और नाइपर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। बी फार्म करने के बाद सब लोग चाहते हैं कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए जीपेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका जीपेट का एग्ज़ाम देने के लिए पीछे प्रिपरेशन का क्या स्ट्रैटेजी रहा? ऐसे मतलब थर्ड ईयर तक तो कोई स्ट्रेटजी बनाए नहीं थे। फोर्थ ईयर में जब आए तो उस टाइम बनाए, और था कि थर्ड ईयर तक मेरा जो भी सेमेस्टर था ना, सेमेस्टर के हिसाब से सारा सिलेबस जो है पूरा कवर किया हुआ था ना, मतलब सारा टॉपिक क्लियर था मेरा। तो बात ये था कि बस मुझे रिवीजन करना था थर्ड सेमेस्टर तक का, मतलब थर्ड ईयर तक का, और फोर्थ ईयर में बस फोर्थ ईयर का कुछ पढ़ाई करना था बस। मेनली आपने जो पढ़ाई अपनी की, स्ट्रैटेजी आपका ये रहा कि आपने सेमेस्टर वाइज पढ़ाई की? सेमेस्टर वाइज बस एग्ज़ाम के टाइम अच्छे से पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे दिया। अच्छा। बस उसके बाद फिर उसको रिवीजन कभी किया नहीं था, बस रिवीजन सीधा फोर्थ ईयर में ही किया मैं। आपने इसमें बुक्स तो कौन से, ये पर्सनल जो रेफरेंस बुक होते हैं उसको यूज़ किया आपने, या तो फिर किसी के क्लासेस लिए थे आपने? ऐसे कोई मेरे पास क्लासेस तो कोई क्लासेस थी नहीं मेरे पास, तो बस कुछ बुक था, जैसे कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक जो स्टैंडर्ड बुक थी वो फॉलो किया था। जैसे कि शूटिक्स के लिए लैकमैन थोड़ा बहुत पढ़ा था टेक्नोलॉजी के पार्ट के लिए, और बायो फार्मास्यूटिक्स के लिए रामांकर का बुक पढ़ा था, और फिजिकल फार्मेसी के लिए CVS सुब्रमण्यम का बुक था। ये तो किया था। उसके अलावा बस, और केमिस्ट्री में जो था ऑर्गेनिक आता ही था पहले से, उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने का कुछ था तो वो देख लिया। बाद बाकी मेडिसिनल थोड़ा बहुत 5-6 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया। बाद बाकी जितना भी चैप्टर था सबका क्या किया कि जो मेन ड्रग था ना, मतलब जितना भी ड्रग था उसका, मतलब किस ड्रग में कौन सा रिंग प्रेजेंट रहता है, ये सारा करके एक चार्ट बना लिया था बस। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ही, तो उसको ऐसे ही पढ़ लिया था बस बुक से। सेमेस्टर में जो सेमेस्टर के लिए पढ़ते उतना पढ़ लिया था। बाद बाकी माइक्रोबायोलॉजी ये भी सब सेमेस्टर में पढ़ा ही था। बाद बाकी GDC का मॉड्यूल था, वो सीनियर से कुछ मिला था तो वो देखा था बस। और अदर सब्जेक्ट जैसे तुम्हारा कोग्नोसी हो गया, कोग्नोसी के लिए भी वही GDC का मॉड्यूल देखा था, और कुछ जो एक्स्ट्रा लगता था मतलब बुक से पढ़ने या इधर उधर देखने के बाद वो लिख देता था। और बाद बाकी कुछ टर्म बहुत सारे सब्जेक्ट में जैसे नहीं आ रहा था, तो जैसे फार्मेसी का बहुत सारा चैनल था यूट्यूब पे, उसको देख लेता था। तो आपने सारे अपने जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो रहे थे तो आप यूट्यूब चैनल से अपने क्लियर किए? यूट्यूब पे देख के किया था। बाद बाकी ओकोलॉजी के लिए जैसे कि नीट PG का प्रिपरेशन कराते हैं गोविंदगढ़, उसका देख लिया था। और फिर एक जी साई राजेश करके एक यूट्यूब चैनल है, उसका देखा था। बाद बाकी इसके अलावा कोलॉजी बस इतना से ही किया था। बाद बाकी KD त्रिपाठी को फॉलो किया था बहुत सारा, जैसे कि क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर कर लिया था सारे का। और फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो था वो अच्छे से देख लिया सारे ड्रग का, कुछ का एडवर्स इफेक्ट, ये सब बस इतना ही किया था। और फिर इसके अलावा फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत लिमिट टेस्ट देख लिया था। फिजिकल फार्मेसी में वही 11 12 वाला बेसिक चीज़ था वो देख लिया। और फिर इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट बचा क्या? जीपेट का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसमें आपका जो मेनली हमारा जो कौन सा टॉपिक्स है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज जो है इस एग्ज़ाम में ज़्यादा होता है, और जो हम लोग को तैयारी जिस पे ज़्यादा मेन फोकस रखना चाहिए, तो कौन सा सब्जेक्ट है? जैसे कि मेन सब्जेक्ट तुम्हारा शूटिक्स है और केमिस्ट्री है। शूटिक्स में भी 38 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में भी,
और फिर कोलॉजी का मतलब 28 क्वेश्चन रहता है, उसमें कोलॉजी में हमारा APHE भी आ गया और फिर पैथोफिजियोलॉजी भी आ जाता है, ठीक है। और बाद बाकी कोग्नोसी का 10 क्वेश्चन रहता है और अदर सब्जेक्ट करके एक रहता है, उसमें 11 क्वेश्चन रहता है, 10 या 11 रहता है। तो फ्यूटिक्स में 38 क्वेश्चन रहता है, तो मेनली टेक्नोलॉजी का पार्ट और फिजिकल फार्मेसी और बायो फार्मास्यूटिक्स, ये मेन तीनों सब्जेक्ट है। और एक ज्यूरीज, इस चारों का जो है पढ़ाई अच्छे से करना है। बाद बाकी इंजीनियरिंग लोग ऐसे देख लेना है। GDC का मॉड्यूल से मैंने देखा था, इंजीनियरिंग और डिस्पेंसिंग और ज्यूरीज भी तीनों यहीं से देखा था। बाद बाकी तुम्हारा फिजिकल फार्मेसी के लिए वही CBS सुब्रमण्यम का बुक देख लिया था अच्छे से। और फिर लेकमैन टेक्नोलॉजी का सारा पार्ट के लिए लेकमैन, और फिर बायो फार्मास्यूटिक्स के लिए ब्रह्मांकर का बुक, और फिर इतना ही था। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक तो बस यही जनरली ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, और फिर मेनली हम लोगों को जो फोकस करना है इसका वेटेज ज़्यादा है, जो सूटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री और कोलॉजी हो गया। हाँ। ये तीनों का तीनों जो मेन फोकस पॉइंट है हम लोगों के लिए। हाँ। इसका जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इसके तरफ से। हाँ, मैक्सिमम इसी से रहते हैं। बाद बाकी आपका ऑर्गेनिक के लिए तो वही जनरली 11-12 में जो पढ़े हो बहुत काफ़ी है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करना है, कुछ जैसे पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड है बहुत सारा, जैसे नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब देखना है। और फिर कुछ जैसे कि रिएक्शन है, जैसे डाइएल्डर रिएक्शन, सिग्मा टॉपिक रिएक्शन, ये सब थोड़ा बहुत। बाद बाकी GOC1 GOC2 बहुत है। इसके अलावा मेडिसिनल का तो बता ही दिया था। तो जैसे मैं कि इन सब चीज़ों के प्रिपरेशन के दौरान मेनली एक बात है नोट टेकिंग का। आपने नोट्स कैसे अपने खुद से बनाया आपने, या फिर किसी का यूज़ किया है? कैसे अपने नोट्स कैसे बनाए? नोट्स था कि जनरली GDC क्लासेस का कुछ नोट्स था, जीरोक्स करा दिया था वो सारा। और कुछ जैसे शूटिंग्स था उसके लिए थोड़ा अलग से पढ़ाई किया। बाद बाकी जो GDC का नोट्स और कुछ बुक्स जो रेफरेंस बुक था वो सबको देख के जो एक्स्ट्रा लगता था, नोट्स इम्पोर्टेंट लगता था, वो नोट्स में लिख देता था। बाद बाकी इतना ही किया था। बाद बाकी जो टॉपिक समझ में नहीं आता था उसके लिए YouTube देख लेता था। मेनली स्टूडेंट्स ऐसा, हम लोगों को ऐसा दिक्कत होता है कि नोट्स के लिए एक स्पेशल कॉपी बनाए या फिर बुक में ही नोट बना ली जाए। अब तुम्हारा जैसा मन, जैसे अगर मेरा था कि मैक्सिमम तो मेरा नोट्स में ही था, क्या कि जहाँ स्पेस अगर बच रहा है वहाँ लिख देता था, या फिर कोई स्टिकर चिपका के उसमें लिख देता था सारा। जैसे नोट टेकिंग तो हो गया, लेकिन सारे चीज़ों के बाद आता है कि रिवीजन। एक रिवीजन की आपकी एक क्या ऐसा ट्रिक कोई रहा था क्या? फिर रिवाइज करते थे या तो फिर आप जनरली किसी की क्लासेस देखते थे और क्वेश्चन PYQ करते थे, उसके बाद रिवाइज करते थे? ये मैं रिवीजन मतलब क्या कि डेली ही पढ़ते रहता था, मतलब 2-3 मतलब 1-2 घंटा तो डेली रिवीजन करता ही था। तो रिवीजन मेरा कभी रुका नहीं कि मतलब कि पढ़ना है आज, मतलब टॉपिक तो मेरा पहले से ही बहुत सारा क्लियर था, कुछ पढ़ना था वो पढ़ लिया था। उसके बाद वही डेली रिवीजन ही करता था। वो क्वेश्चन के लिए बस एक टेस्ट सीरीज GDC का था, वो फ्री वाला टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन किया था, तो उसमें तो उसका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करता था। उसमें बहुत सारा मतलब गलत भी रहता तो उसको छोड़ देता था। बाद बाकी वही, और बाद बाकी ज़्यादा ये नहीं कि चैप्टर वाइज अलग अलग PYQ का, मतलब चैप्टर वाइज भी PYQ रहता था, तो वो मैं नहीं करता था। मैं बस टेस्ट सीरीज का ही PYQ, वो भी मतलब होल सिलेबस का जो टेस्ट सीरीज होता था ना वही देता था मैं। आपकी तरफ से जो कि टेस्ट सीरीज वगैरह अगर मेनली अगर हम लोगों को अपना जो भी जांचना है कि हमने कितना पढ़ा, उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज तो देना ही पड़ता है। हाँ। आपने टेस्ट सीरीज जो भी दिया था, जो फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज दिया था? हाँ, फुल सिलेबस का था। कोई भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपने अटेम्प्ट नहीं किया था? जो भी है, जो PYQ जो चाहे वो टेस्ट सीरीज हो रहा है, जो कि आप फुल सिलेबस है वही यूज करते थे अपने प्रिपरेशन को देखने के लिए? हाँ। ऐसा आपके जो बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी करते करते बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो आप अपने तरफ से क्या बोलना चाहो कि ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए मतलब वो प्रिपरेशन के वक्त? बस ये कि मतलब कि स्ट्रेस लेके पढ़ना नहीं चाहिए, और टॉपिक समझने के लिए, अगर टॉपिक जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो जा रहा है उसको स्किप नहीं करना चाहिए। टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना चाहिए और फिर रिवीजन बार बार करते रहना चाहिए, और ज़्यादा स्ट्रेस में पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आपने कॉलेज का भी पढ़ाई किया, आपने GPAT का प्रिपरेशन कर रहे थे और नाइपर की प्रिपरेशन कर रहे थे, इन सभी चीज़ों के बीच में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखे आप? तो मैं तो यही था कि 5 से 6 घंटा लाइब्रेरी जाता था। उसके बाद जो है सारा टाइम अपने दोस्त लोग के साथ या फैमिली से बात करके, ये सब करके टाइम स्पेंड करता था। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब स्ट्रेस लेता था, स्ट्रेस नहीं था, मतलब ऐसे नॉर्मली बस दोस्त लोग के साथ शाम में चाय पीने के लिए निकल जाता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था ऐसे। आपका नाइपर में इतना बढ़िया रैंक आया है, तो इसके पीछे
कोई इंस्पिरेशन रहा या तो फिर किसी को फॉलो किया था अपने स्नाइपर के लिए? ऐसे कुछ नहीं है, फॉलो तो नहीं किया था, बस यही था कि बहुत सारे मेरे सीनियर वीनियर जो थे वो सब एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मुझे भी लगा तो कि ऐसे सीनियर्स आपके इंस्पिरेशन रहे कुछ कि उन्होंने हाँ, बस अच्छा वो- रैंक लाया था? हाँ, तो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे उसके दौरान आपके फ्रेंड्स का क्या रोल रहा? नहीं, हम मतलब प्रिपरेशन में है कि हम मतलब हमेशा फ्रेंड के बीच ही रहता था मैं, ऐसा नहीं कि अलग होकर पढ़ाई कर रहा था, तो ज़्यादा टेंशन वेंशन होता नहीं था, क्योंकि लाइब्रेरी भी जो जाते थे तो वहाँ भी मेरा दोस्त रहता ही था, मतलब साथ ही बैठते थे, रंजन था तो वो साथ ही हम दोनों बैठते थे हमेशा से, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई स्ट्रेस होता था, बस कभी कुछ प्रॉब्लम रहा तो आपस में शेयर कर लिए, तो दिक्कत तो कभी ऐसा हुआ नहीं है किसी भी चीज़ का, नॉर्मली टैकल कर लिया हर एक चीज़ को। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम धीरे-धीरे जब एग्ज़ाम नज़दीक आने जाती है, तो होता है कि स्टूडेंट्स मेंटल स्ट्रेस होने लगता है, हम लोगों को डर लगने लगता है अपने आप में कि प्रिपरेशन में की कहीं कमी तो नहीं रहेगी। उनको बहुत ही ये एंग्ज़ायटी सा फ़ील होता है। तो इसके बीच आपको भी कोई ऐसा आपने फेस किया क्या? ऐसा इतना ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत होता ही है, बट ये था कि मतलब पढ़ाई ठीक से की थी तो सोचा था कि मतलब कुछ भी होगा तो क्वालिफाई तो कर ही जाऊँगा, इतना तो पता था, तो इससे ज़्यादा हेक्टिक नहीं हो रहा था, बाकी बस ये सोचा था एग्ज़ाम में नॉर्मली एग्ज़ाम दूंगा, बस नॉर्मली अच्छे से माइंड फ्रेश करके एग्ज़ाम दिया बस, और बाकी जो प्रिपरेशन था, जो पढ़ाई की थी उसी को इम्प्लीमेंट किया बस। आप भी लाइब्रेरी जाया करते थे पता चला, तो लाइब्रेरी का क्या रोल रहा? आपने लाइब्रेरी को किस तरह से यूज़ किया था? लाइब्रेरी में जैसे हो गया भाई कि लाइब्रेरी तो एक तो पहले कि गर्मी का टाइम था, गर्मी से बहुत सारा को मतलब हेल्प हो रहा था कि यार गर्मी नहीं लग रहा था, एसी का हवा खा के आराम से पढ़ते थे, तो दिन का टाइम था कि पूरा मतलब सुबह 9 बजे निकल जाते थे, क्योंकि 9 बजे से ही गर्मी होने लगता था, इसकी वजह से लाइब्रेरी तो 9 बजे से तक पहुँच ही जाते थे, और फिर वही शाम तक 5-6 बजे तक वापस हो जाते थे, बीच में एक बार खाना वाने के लिए चाय पीने के लिए निकलते ही रहते थे। आपका जो पर्सनली आप जो स्टूडेंट्स को जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा? उसके लिए ये एडवाइस है कि बस कंसिस्टेंट होके फोकस करो, पढ़ो आराम से, और स्ट्रेस मत लो किसी भी चीज़ का, इतना ये ज़्यादा टफ नहीं है, तो नॉर्मली आराम से भी करोगे तो आराम से हो जाएगा। इस अगर प्रिपरेशन को आप अगर पूरा सम अप करके एक वर्ड में चाहे एक फ्रेज में आप क्या कहना चाहोगे? ये है कि कंसिस्टेंट रहो, रेगुलरली पढ़ाई करते रहो, 4-5 घंटा डेली करो, बस। मेनली कंसिस्टेंसी जो है किसी भी काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हाँ, रोल ये प्ले तो है। करती है। आप कंसिस्टेंट हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं लास्ट 6 मंथ घर नहीं गया था, दिसंबर मतलब जनवरी से लेकर जून तक एग्ज़ाम हुआ था, तो जून तक नॉर्मली मैं यहीं था, मतलब घर नहीं गया था, तो ऐसा भी नहीं था कि डेली पढ़ाई कर रहा था, बट कंसिस्टेंट था, या मतलब ये नहीं कि डेली इतना करना ही है, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता था, उस चीज़ का प्रेशर नहीं था, बस पढ़ाई करते रहा।